हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी पीवाईक्यू। तो सबसे पहले हम एंसेंट इंडिया देखेंगे और उसमें सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल, उसके साथ राज्य का नाम दिया हुआ है और पुरातात्विक स्थल का विवरण। तो सब पहला है चंद्रकेतुगढ़, राज्य उड़ीसा, विवरण व्यापार बंदरगाह शहर। दूसरा इनाम गांव, राज्य महाराष्ट्र, विवरण ताम्रपसान स्थल। तीसरा मंगडू, राज्य केरल, विवरण महापसान स्थल। चौथा है सालीहंडम, आंध्र प्रदेश, और विवरण है शैलकृत गुफा मंदिर। उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सही सुमेलित है। आपके ऑप्शंस है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रकेतुगढ़। तो चंद्रकेतुगढ़ कई नदियों के संगम पर स्थित था, तो वहां से व्यापार होता था। तो ये व्यापार बंदरगाह शहर तो कह सकते हैं, लेकिन यह उड़ीसा में न होकर वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इनाम गांव। तो इनाम गांव जो है ताम्रपसान काल का ही एक पुरातात्विक स्थल है और ये महाराष्ट्र में ही है। यहाँ से हमें मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया तो ए कट गया, डी कट गया। दूसरा सही है तो उसके हिसाब से देखें तो सी भी कट गया। तीसरा देखिए मंगडू जो है केरल में ही है और ये महापसान स्थल है। और महापसान स्थल कहते किसको थे, तो जहां कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार 2 और 3 सही हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। सालीहंडम आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन इस शैलकृत गुफा के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आयुक है बौद्ध बस्ती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए फेमस है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें से कुछ भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता या विशेषताएं हैं। पहला, उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। दूसरा, वे नर और नारी दोनों देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा, उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों को नियोजित किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आइए इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो इसका जो काल माना गया है, कई बुक में अलग अलग दिए हुए हैं। तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग पद्धति से प्रमाणित है। ठीक है, अब यहाँ जो बस्तियां थी, नगर थे, वो 2 भागों में बटे हुए थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गीकृत नगरों की व्यवस्था तो थी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े महलों का प्रमाण नहीं मिलता है। अगर हम मंदिर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पर पुरोहितों के द्वारा शासन किया जाता था और यहाँ पर मंदिर के प्रमाण मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो जैसे ही एक गलत हुआ तो ये कट गया और ये कट गया। दूसरा है वे नर और नारी दोनों देवताओं की पूजा करते थे, तो हाँ ये सही है। देखिए मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिला है, वो भी मोहन जोदड़ो से। ठीक है, साथ ही अगर बात करें तो पशुपति, इनकी भी पूजा होती थी, वो भी मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले हैं। साथ में अगर आप लिंग और योनि, लिंग एंड योनि की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, और वो कहाँ होता था, कालीबंगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो दूसरा हमारा सही होगा। तीसरा, उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों को नियोजित किया। घोड़ों के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं, यहाँ पर बकरी, कुबर वाले सांड, इस तरीके के वृषभ हो गए, इनके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, बी। और घोड़ों के प्रमाण नहीं मिले हैं। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये 2021 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रोपर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। तो देखिए धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो ये वीरों का कुआं कहते हैं, वीरों का कुआं। ठीक है, साथ में इसकी खोज किसने की थी, तो आर.एस. विष्ट ने, आर.एस. विष्ट महोदय ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र था 3 भागों में बटा हुआ था। दुर्गीकृत क्षेत्र था, मध्यम भाग था और निचला भाग था। यहाँ जलाशय के साक्ष्य भी मिले हैं और सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो देखिए अगर इसके आंसर्स को निकालने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि यहाँ प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व, बिल्कुल मैंने आपको ऊपर बताया कि धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे, जैसे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा की जाती थी, लिंग एवं योनि की पूजा की जाती थी, यहाँ तक कि अग्नि वेदिका और अग्नि कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। समाधान जैसे कृत्य भी किए जाते थे। ठीक है, तो लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थे। वर्चस्वशाली कहाँ था, तो ये मेसोपोटामिया, उसी के समकक्ष जो सभ्यता थी वहां पर वर्चस्वशाली थी, वहां पुरोहितों का शासन हुआ करता था। तो इस प्रकार पहला सही है हमारा। दूसरा क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, कपास का जो सबसे पहला प्रमाण हमें मिला है वो है मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से कपास का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसको जो यूनानी थे सिंडन कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सी एस इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है ए चुनहुद्रो, बी कोट दीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा, नहीं बताना है, तो वो होगा सी। साहगौरा जो जगह है वो हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। ये बेसिकली है कहाँ, तो ये है गोरखपुर में।
और ये राप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाए गए हैं, तो ताम्रपत्र शिलालेख पाए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम अन्य इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे चुनहुद्रो है, ये हड़प्पा काल का स्थल है और ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक है, और यहाँ से क्या पाया गया है, तो सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुएं यहाँ से पाई गई, जैसे लिपस्टिक यहाँ से पाए गए हैं। कोट दोजी कहाँ पे है, कोट दोजी है वो भी सिंधु नदी के तट पर ही अवस्थित है। और देसलपुर कहाँ है, तो ये कच्छ क्षेत्र में है। कहाँ पे, कच्छ जिला। ठीक है, भी क्वेश्चंस वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जिसको 6 नंबर में दिया हूँ यहाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2024 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, उपनिषदों कोई नीति कथा नहीं है। उपनिषदों में कोई भी नीति कथा नहीं है। दूसरा, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा या सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो अगर हम उपनिषद की बात करें तो इसका जो संकलन हुआ है वो हुआ है आपको 7वीं से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसमें नीति कथा नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे हैं। जैसे आप जैसे हम जब वैदिक साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें 4 वेद के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की चर्चा करते हैं। और उपनिषद होता क्या है, तो उपनिषद वेदांत है। ठीक है, और इसका मूल विषय दर्शन है। तो जैसे हम ऋग्वेद में अगर उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी का नाम आपने सुना होगा। इसका ऐत्रेय और कौशिकी। उसी प्रकार अगर आपने सामवेद पढ़ा होगा तो छंद योग उपनिषद का नाम सुना होगा, जिसमें कई कहानियों की चर्चा है। देवकी पुत्र कृष्ण, उद्वालक अरुणी संवाद, तो इस तरीके की चर्चाएं हैं। तो इस तरीके से पहला क्या हो गया, गलत हो गया, तो एक कट गया और सी कट गया। उपनिषद की रचना पुराणों से भी पहले हुई है, हाँ बिल्कुल हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व में, और पुराणों का संकलन जो हुआ है ये बेसिकली हुआ है तीसरी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो उपनिषद पुराणों से बहुत पहले लिखे गए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋग, वैदिक, आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। और फर्स्ट ऑप्शन है, ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे के बारे में ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में जानकारी होने की कोई साक्ष्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, और डी है एक दो तीन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो पहला है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये कथन सही है। आपने रामायण में भी देखा है, तो वहां भी देखा हुआ कि तीर धनुष का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और रथों पर युद्ध किया जाता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।
तो पहला सही है। दूसरे की बात करें तो ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। तो हाँ, ऋग वैदिक काल में जैसे ज्यादा जो है शुरू में सोने और तांबा और कांस्य का प्रयोग होता था, लेकिन आगे जब हम यजुर्वेद और अथर्ववेद के समय में देखेंगे तो चांदी और लोहा एक दूसरे के पूरक बन गए थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां सोने और चांदी के प्रयोग होते थे, लेकिन सोने से ज्यादा चांदी का प्रयोग होता था। ठीक है, लेकिन वहां लोहे के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। अब देखिए, तो हमारा दूसरा जो हो गया वो गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया तो बी कट गया और डी कट गया और ए कटा हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सी। ऋग्वैदिक कालीन आर्य ने घोड़ों को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में जानकारी होने कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि वहां घोड़ों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आपके ऑप्शन है ए श्रमण, बी है परिव्राजक, सी है अग्रहारिका, डी है मागध। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ याद रखते थे, ये थे मागध। ठीक है, तो इनका काम ही था कि इनको कंठस्थ कर लेना था इन चीजों को, और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसवी तक ये कार्य करते रहे। इनका मुख्य कार्य यही था कि सूचना का संग्रहण करना है और साहित्य रूप में प्रस्तुत करने वाले कार्य को याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं श्रमण के बारे में। तो देखिए, आज भी ये प्रथा दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित कोई होगा तो उन्हें पता होगा कि श्रमण आज भी कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली एक साधक हुआ करते थे। ठीक है, और अगर आप दार्शनिक आंदोलन पढ़े होंगे तो उसमें श्रमण परंपरा का नाम सुना होगा आपने। ये तपस्वी परंपरा को धारण करते थे, तपस्या करके कुछ साधन जुटाते थे। ठीक है, परिव्राजक क्या होते थे? तो परिव्राजक जो है ये घूमने वाले लोग होते थे, जिसको हम कई घूमने वाले, और ये घूम घूम कर अपने विचारों को, अपने धर्म को, उसका संदेश लोगों को देते थे। मतलब धार्मिक उपदेश देना ही इनका काम था। तो अगर हम कई परिव्राजक को आप जानते हैं, जैसे महावीर हुए या गौतम बुद्ध हुए या मखली गोशाल हुए, ठीक है, तो इनका आप नाम जानते होंगे। अग्रहारिका क्या कौन होते थे? तो अग्रहारिका एक अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, और ये अधिकारी कब होते थे? तो जब, अगर आपने पढ़ा होगा, मौर्य काल जब खत्म हुआ, मौर्योत्तर काल आया और गुप्त काल, तो इस दौरान क्या होता था, जो ब्राह्मणों को हम भूमि दान में देते थे, उसी की देख रेख करने वाला यह अधिकारी होता था। ठीक है, और मागध तो आप समझ ही गए। चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगर आपने वैदिक काल को पढ़ा होगा तो हम इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो उपासना का तरीका होता था वो स्तुति एवं यज्ञ बलि पर आधारित होता था। ठीक है, और उस समय के जो देवता प्रचलित थे, बेसिकली वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। तो जैसे आपने सुना होगा इंद्र का नाम,
तो ये किस चीज के देवता थे? तो वर्षा के देवता थे, युद्ध नेता थे। और ऋग्वेद में इनकी कितनी सूक्तियां हैं? 250। इसी तरीके से अग्नि का नाम सुना होगा, वरुण, मित्र, सविता, मरुत, अश्विन। तो इन लोगों को हम प्रकृति के रूप में पूजते थे और यज्ञ बलि प्रचलित हुआ करता था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना ही दो। तो देखिए इसका जो आंसर निकालते हैं, तो जो धर्म होता है वो बेसिकली क्या है कि धर्म का अर्थ है कानून और प्राकृतिक कानून, जिसमें ये भारतीय धर्म और दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत दायित्व और कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा सही हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के 4 उद्देश्य होते हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ठीक है, तो धर्म आमतौर पर जो है धार्मिकता या कर्तव्य को परिभाषित करता है, जो स्वधर्म की बात करता है। दूसरा है रीत, मूलभूत नैतिक विधान। तो रीत जो है एक आप कह सकते हैं कि भौतिक व्यवस्था है, यज्ञ की व्यवस्था है जो संसार का नैतिक नियम है। तो नैतिक नियम मतलब नैतिक विधान है ये। ठीक है, रीत की रक्षा, जैसे आपने वरुण भगवान का नाम सुना होगा, उनका दायित्व होता था। इस व्यवस्था का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इसको पाप माना जाता था। तो इस प्रकार देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या था, ये सही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि मतलब आपको सही लगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।